मित्रों, हर रविवार अनअकैडमी पबजी कॉम्बैट क्विज़, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं जनरल स्टडीज़ के, और जो लोग टॉप रैंक लाते हैं उन्हें 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है। और उसके अलावा भी और आकर्षक इनाम होते हैं। तो पिछले हफ्ते जो ऐसी टेस्ट हुई थी उसमें बहुत बहुत बधाइयाँ बहन काव्या गीतिका, भुवन पौरवा, ज्ञानंदा शर्मा, जिनको ये सब इनाम मिले हैं। अगले रविवार भी होने वाली, हर रविवार को ये होती रहती है। शर्त इतनी है कि सुबह 11 बजे आप लाइव उसको अटेंड करेंगे तो ही आपको प्राइज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा। बाकी के टाइम पे भी दे सकते हैं लेकिन फिर आपको प्राइज़ नहीं मिलेगा। और ये पबजी कॉम्बैट सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पर ही उपलब्ध है, ये एक बात। दूसरी बात, हर सोमवार रात 8 बजे ये हम जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से 20 MCQ बनाकर एक और क्विज़ होती है। उसमें भी ये अलग अलग पेड सब्सक्रिप्शन और दूसरे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर करके कुल मिलाकर 44,000 रुपीज़ के सब इनाम होते हैं। मृणाल्स मंडे वीकली करंट अफेयर्स MCQ टेस्ट तो पिछले हफ्ते जो हुई थी 22 तारीख को, उसमें बहुत बधाइयाँ भाई गौरव झा, सरिता देवी, सुमन, मधुसूदन, प्रखर, प्रियम, ज्ञानंदा, सिद्धार्थ, सौरभ, देवांश, जिनको अलग अलग इनाम मिले। तो आप भी हासिल कीजिए। ये दोनों के ही रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। इसके अलावा अनअकैडमी एक स्कीम लेके आई है कि अगर आप 31 मार्च 2021 तक, यानी ये आने वाले बुधवार तक में 1 साल का अनअकैडमी प्लान खरीदते हैं तो उसमें आपको 4 महीने एक्स्ट्रा फ्री दिए जाएंगे। मतलब मार्च से मार्च के लॉजिक से चले तो मार्च 2021 से मार्च 2022 का सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसमें 4 महीने एक्स्ट्रा, तो अप्रैल मई जून जुलाई तक वो वैलिड होगा। इसमें एक और चीज़, मान लीजिए अगर प्रीलिम 2022 जो अभी हम लोग ऐसा मान के चले कि जुलाई महीने में होगी अगले साल 2022 में, लेकिन मान लीजिए वो डिले हो जाए, अगस्त या सितंबर में हो अगले साल, तो उतने और महीने भी एक्स्ट्रा आपको फ्री दिए जाएंगे। ऐसा ये कंपनी का ऑफ़र। और ज्वाइन करते वक्त एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए भी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं mrunal.org। खैर, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 26 मार्च शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। भाई काम की चीज़ें तो कम ही हैं, ज़्यादातर तो वापस सब रिपीट ही हो रहा है। सबसे पहले पॉलिटी के समाचार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। पता चला पिछले साल जुलाई में मेघालय में कुछ नॉन ट्राइबल यूथ बास्केटबॉल खेल रहे थे और उस पर कुछ नौजवानों ने अटैक किया। अलेजेडली दे वेर फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी। अब जर्नलिस्ट ने फेसबुक पे ऐसा कुछ लिखा कि अटैकर्स अलेजेडली ट्राइबल बॉयज़ वियरिंग मास्क, उन्होंने अटैक किया है और उनको पकड़ना चाहिए। और जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनकी कोई कम्युनिटी या कास्ट वगैरह न देखते हुए तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। हाँ, तो वैसे तो ये तो मतलब इसमें गलत क्या लिखा है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस महिला को, उस पर FIR दर्ज हुआ कि आप ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच सौहार्द ख़राब कर रही है, यू आर वायलेटिंग द पीस इन द कम्युनिटी। उस पर बढ़ते बढ़ते उसने सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR को रद्द करवाया है कि नहीं, ये सब ऐसा जो है इसे हम हेट स्पीच नहीं बोल सकते। हाँ, तो इसमें सबक क्या है? ऐसी छोटी छोटी सामान्य चीज़ जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी बोलते हैं कि ये हेट स्पीच नहीं है, लेकिन उसमें भी आप ये पुलिस कोर्ट कचहरी के धक्के खाते खाते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़े। तो यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया, उसके लिए सब कानून में सुधार, पुलिस की ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, कैसे फर्जी सब केस चलते रहे तो वो पुलिसमैन का भी प्रमोशन, सैलरी वगैरह कुछ काटा जाए, ये ज़रूरी है। वरना ऐसे ही सब केस होते रहे तो भले इस महिला को तो छोड़ दिया, लेकिन उसे भी सोचो 2020 जुलाई से लेके पिछले जितने भी महीने और सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, मतलब उसके भी खर्चे तो काफ़ी आए होंगे, जो भी वकील रखा वगैरह। सो दैट विल डिस्करेज इवन मोर पीपल कि पुलिस और सरकार और कुछ भी गलत हो रहा है, हम कहीं कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हमें फालतू में पकड़ लेगा। क्या ये स्पेसिफिक केस याद रखना है ऐसा नहीं, लेकिन जब आप मीन्स या निबंध में लिख रहे हैं तो समटाइम्स इट इज़ फाउंड दैट पीपल एंड जर्नलिस्ट आर बुक्ड फॉर इवन इनोसेंट पोस्ट्स अगेंस्ट दी गवर्नमेंट एंड वायलेंस, तो उसमें ये करना ज़रूरी है वगैरह। आगे बढ़ते हैं। एथिक्स पेपर 4, एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन। मिलिट्री में जो महिलाएं ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करती हैं, सामान्य रूप से उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम पर 10-15 साल की नौकरी और फिर वो समाप्त हो जाए। तो पिछले साल बबीता पुनिया केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये सब शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन, मतलब जो स्थायी कायमी नौकरी मिलती है ऑफिसर्स को, वो वाली देने की कंसिडरेशन में लिया जाए और उन्हें कमांड पोस्टिंग भी दी जाए। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग और ऐसे सब साइड पोस्टिंग दिए जाएँ। हालांकि आर्मी जब ऐसे इन सर्विस ऑफिसर्स का रिव्यू करती है आगे
पोस्टिंग प्रमोशन के लिए एक चीज़ की जाती है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब पता चला मेडिकल फिटनेस टेस्ट में महिला ऑफिसर्स जो भी 5 साल 10 साल 15 साल से नौकरी में हैं, उनके फिटनेस के नियम क्या हैं कि उनकी बैच में जो भी मेल ऑफिसर था उसमें लोएस्ट मेरिट वाला मेल ऑफिसर कौन सा था, उसकी कितनी फिटनेस है कि मान लीजिए 15 मिनट में इतना दौड़ लिया या इतना पुशअप्स मार लिया या जो भी, तो कम से कम महिला ऑफिसर की उतनी फिटनेस होनी चाहिए, तभी उसको आगे प्रमोशन पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह में उस हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये सब तार्किक नहीं है कि लोएस्ट मेरिट वाले मेल ऑफिसर की कितनी फिटनेस है उतनी कम से कम महिला की होनी चाहिए वगैरह। तो फिटनेस के अपने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होने चाहिए महिलाओं के पुरुषों के, और उस हिसाब से मिनिमम है कि नहीं वो देखना चाहिए। ये प्रेजेंट सिस्टम में सब डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है और महिलाओं ऑफिसर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं वगैरह। तो मतलब महिलाओं को आर्मी में परमानेंट कमीशन देने की बात कोर्ट ने तो बताया, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में उसका अनुपालन करते वक्त ये सब ऐसे सब पैट्रियार्कियल पितृ सत्तात्मक रवैये अपनाए जाएं तो लेटर एंड स्पिरिट में असल में ग्राउंड में कुछ रिफॉर्म्स दिख नहीं सकते। तो अगेन उसके लिए भी और कानून में और ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स वगैरह वगैरह जरूरी है। ऐसी बातें आगे बात करते हैं। पुलिस एटीट्यूड्स टूवर्ड्स SC ST, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सामने अत्याचार हो रहे हों, मान लिए मंदिर में नहीं जा रहे हैं, कुछ जातिवाचक अपशब्द कहे जाएं, तो उसके लिए अलग से कानून है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। बिहार पुलिस के एडिशनल DGP ने पाया कि पिछले 1 साल में बिहार में ऐसे जितने केस रजिस्टर हुए थे एट्रोसिटी केस, उसमें से हार्डली 19% केस में पुलिस ने कुछ चार्जशीट फाइल की है। बाकी 81% केस में सिर्फ उन्होंने अक्यूज पर्सन को नोटिस भेजा है कि तुम आके हाजिरी दे जाना, कोई आगे इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कुछ प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, ओनली डूइंग द वर्क फॉर द सेक ऑफ डूइंग, कोई सीरियसनेस, सिंपथी, एम्पथी कुछ दिख नहीं रही है। तो जब ऐसा होता है तो SC ST को न्याय मिलना मुश्किल। तीसरा मुद्दा नार्कोटिक ड्रग्स। अमेरिका के अलग अलग स्टेट में मारिजुआना यानी गांजा उसे लीगलाइज किया जा रहा है। उसी तरह न्यूयॉर्क स्टेट में भी मारिजुआना लीगलाइज्ड एज रिक्रिएशनल ड्रग, मतलब आनंद मौज मस्ती के लिए आप उसे लो। ये राज्य सोचता है कि ऐसा करने से $4 बिलियन की इंडस्ट्री होगी, उसमें से हमको इतना टैक्स में पैसा मिलेगा और इतने सारे हज़ारों जॉब्स क्रिएट होंगे। एंटी आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? ये गांजा फूंकने से एक तो मेमोरी पर, जजमेंट पर, परसेप्शन पे असर होता है। तो आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, सभी जगह पर इट विल हार्म यू। और लंबे समय तक ये गांजा फूंकने से परमानेंटली कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब चीज़ों को देखने समझने की जो भी अपनी संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ती है। प्रेग्नेंट वीमेन ये सब ले तो बच्चों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट। और मारिजुआना को माना जाता है गेटवे ड्रग, मतलब शुरू में लोग इसे लेंगे, फिर धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप होगा कि 10-15 ऐसे चिलम फूंक लिए तो भी उसको फिर वो किक नहीं मिल रही, तो फिर कि इससे ज़्यादा और किक क्या यहाँ से मिले, कोकेन हेरोइन लेता हूँ, करते करते ये असल में नौजवानों को और बर्बाद करेगा वगैरह वगैरह। खैर इसके अलावा पेज 1 पे RBI गवर्नर ने कहा कि हालांकि कोरोना केस बढ़ तो रहे हैं लेकिन भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को इससे कोई असर नहीं होगी और हम ग्रो करेंगे वगैरह। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ढाका में गए, हाँ तो उसमें आगे अब और नए डेवलपमेंट आने दो फिर देखेंगे। पेज 2, 3, 4, 5, 6 में कुछ काम का नहीं। पेज 7 में इंडिया बांग्लादेश के बारे में सब पेड एडवर्टोरियल्स। भारत बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशन में हम देखें कि भारत से राइस, चावल, मसाले, कॉटन, कपास, सिरामिक, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मशीनरी, व्हीकल ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। और सामने बांग्लादेश से भारत क्या इंपोर्ट करता है? मोस्टली रेडीमेड गारमेंट्स। लेकिन स्वाभाविक है जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं सामने वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं, तो बांग्लादेश की ट्रेड डेफिसिट बन जाती है। मतलब जैसे हम कंप्लेन करते हैं कि चीन का सारा माल भारत में आ रहा है और हम वहाँ कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और हमारी व्यापारिक खाद है, ऐसा बांग्लादेशी भी भारत के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया जाए ताकि बांग्लादेश से भारत आने वाली चीज़ों पर भी और सुविधा रहे वगैरह। हालांकि बांग्लादेश अभी एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है LDC, तो वहाँ से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है तो उस पर 0% टैक्स सामने वाला आयात करने वाला देश लगाएगा। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो 2026 तक माना जाता है कि वो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री LDC नहीं रहेंगे, तो फिर उनको अलग अलग देशों से ऐसे 0% टैक्स वाले जो फ़ायदे मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए अभी वो सीरियस हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऐसा कुछ किया जाए। और फिर ये पेज 7 पे उनके नेता शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी सी बायोग्राफी दी गई है। कुल मिलाकर मुद्दे क्या थे?
1920s में जन्म, 1940s में वो बांग्लादेश की जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं। 1960s में वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान की सब बांग्लादेश विरोधी नीतियों पर पॉलिटिकल रैली शुरू करते हैं। फिर 1970s में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं, जब ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, मतलब वो कुल मिलाकर वो पाकिस्तान था, बांग्लादेश अभी अलग नहीं हुआ है। तो ऐसे जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा सीट शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी को मिलती है। तो स्वाभाविक है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मज़ा नहीं आएगा, तो उनकी मिलिट्री ने वो इलेक्शन ही फ्रॉड है डोनाल्ड ट्रंप वाला राग शुरू कर दिया और फिर एक ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया 25 मार्च 1971 को, कि जहाँ पर ये सभी ऐसे ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के सब जो लीडर और एक्टिविस्ट हैं उन सबको पकड़ो, मर्डर करो, रेप करो, जिसके चलते करीब 10 मिलियन बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत की सीमा में आने लगे। शरणार्थियों की समस्या हुई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी संज्ञान लिया और फिर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई छेड़ी गई उसमें मुक्ति बाहिनी सेना, सब गुरिल्ला फोर्स को भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी और फिर अल्टीमेटली बांग्लादेश को आज़ादी मिली, जिसके 50 साल पूरे हुए हैं। फिर ये शेख मुजीबुर रहमान वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने क्या किया, वही जो उस ज़माने में इंदिरा गांधी ने किया, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। वो जो भी उनकी प्राइवेट सेक्टर की बैंक और ऑयल कंपनी वगैरह उनका राष्ट्रीयकरण किया। फिर कुछ लैंड रिफॉर्म्स लिए गए, भूमि सुधार, मतलब बड़े बड़े जो जमींदार टाइप के लोग हों उनकी ज़मीन को सरकार अपने हाथ में ले और नीचे गरीबों में, भूमिहीन किसानों में थोड़ा थोड़ा बांटे वगैरह। भारत के साथ उन्होंने 25 साल के इंडो बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, मैत्री समझौते पे हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशन और नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी शामिल किया। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन फिर 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की आर्मी के कुछ जूनियर ऑफिसर्स ने मिलिट्री को, मतलब सैन्य विद्रोह द्वारा सत्ता अपने कब्जे में करे और उस चक्कर में उन्होंने ये मुजीबुर रहमान, उनकी वाइफ और सन्स सबकी हत्या की। सिर्फ उनकी 2 बेटियां जो विदेश में थी बच गई, जिसमें एक बेटी ये शेख हसीना अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है वगैरह, और ये शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज़ मिला, वो हमने कल परसों में देख लिया था। 2021 में उनकी भी 101st बर्थ एनिवर्सरी है वगैरह। हाँ, तो ये सब किधर काम का है। मेंस पेपर 1 में एक मुद्दा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड डीकोलोनाइजेशन। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, उसमें ये भी थी बांग्लादेशी शरणार्थियों की चुनौती, तो हमने ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हिस्सा लेना हुआ। डीकोलोनाइजेशन कैसे, डीकोलोनाइजेशन मतलब ये अंग्रेज़ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग देशों से उनको आज़ादी दे के वापस चले जाते हैं और ऐसे जो नए नए आज़ाद हुए देशों में अपनी क्या समस्याएं रही थी। तो ये भी समस्या, पाकिस्तान अलग तो हुआ लेकिन 2 हिस्से थे और उसमें ईस्ट पाकिस्तान, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था वगैरह। आगे बढ़ते हैं, पेज 8 कॉलम्स। लेफ्ट साइड के 2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक तो वही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का बिल, नया कुछ जानने को नहीं। केरला की क्रिश्चियन नन्स जो उत्तर प्रदेश ट्रेन में जा रही थी, कुछ लोगों ने बदतमीजी की, पुलिस ने इनको ट्रेन से उतारा, उसकी सब चीज़ें, लेकिन कुछ जानने लायक इसमें नहीं जो मीन्स में हम लोग लिख सकें। तीसरा, जस्टिस लीग मूवी का नया एडिशन रिलीज़ हुआ, स्नाइडर कट, लेकिन नया जानने को उसमें कुछ नहीं। बड़े कॉलम में याद करो, AICTE ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के नियमों में सुधार किए कि जिसने भले क्लास 10 और 12 में मैथ्स फिजिक्स नहीं पढ़ा उसको भी एडमिशन दे सकते हैं। उसके विरोध में कॉलम लिखी गई। हालांकि मुद्दे तो वही पुराने वाले हैं कि सब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कुछ भी हो, मैथ्स फिजिक्स के कुछ सिद्धांत उसमें जानना ज़रूरी है। और अगर हम पहले से ही स्कूल के बच्चों को बोल दें कि नहीं नहीं तुमको मैथ्स फिजिक्स नहीं भी पढ़ो तो भी एडमिशन मिल जाएगा, तो वो सीरियसली पढ़ेंगे नहीं, तो भविष्य में हमको बड़े इंजीनियर और साइंटिस्ट मिलेंगे नहीं। और AICTE का ये पूरा निर्णय एजुकेशन के लिए कम और व्यापार के लिए ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं ये भारत में प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, उसमें भी इंजीनियरिंग कॉलेज का मशरूमिंग बहुत सारे निकल आए थे। पिछले 5 साल में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में 40% सीट्स पे किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया, क्योंकि अब धीरे धीरे चाम कम हो गया, नौकरियां मिल नहीं रही वहाँ पर। और 2020 में ही करीब 180 इंजीनियरिंग और दूसरे टेक्निकल कॉलेजेस, मतलब फार्मेसी, फिजियो वगैरह जो भी होंगे, वो सब भी बंद हो चुके हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेज माफिया, उसको धंधे में काफ़ी नुकसानी हो रही है। और जैसे कि AICTE वाले उनको नए बकरे मिल सके, इसलिए नियमों में ऐसा सुधार कर रही है कि मैथ्स फिजिक्स नहीं पढ़ा तो भी दे दनादन ले लो एडमिशन योजना, तो चिंता का विषय वगैरह। तो नया तो जानने को कुछ नहीं, लेकिन आप ये कॉलम पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सब प्रॉपर वर्ड्स के साथ इसे एक्सप्लेन किया है कि जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में सर्किट इक्वेशन पढ़ने हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझना ज़रूरी है वगैरह।
अभी हमने ये पूरी ऐसे ही सेंटेंस याद नहीं रखने कि अच्छा सर्किट इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, लेकिन ऐसे सब भारी भारी शब्द थोड़े आप डालेंगे जब भी निबंध में या इंटरव्यू में इस चीज़ को आप जस्टिफाई करने के आर्गुमेंट फेवर या अगेंस्ट में जाएं, तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे, देन इट विल हेल्प यू गेट मोर मार्क्स। तो इसलिए वो पढ़िए। बाकी जेनेरिक हवा में नहीं मैथ्स फिजिक्स अरे पर मैथ्स फिजिक्स मतलब असल में उसमें क्या आता है वो तो बताओ तुम। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ऐसे आप शब्द उसमें उसे और इलेबोरेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पेज 9 पे 3 कॉलम है भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में, लेकिन नया जानने को कुछ है नहीं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। पेज 10 आर्मी में महिला ऑफिसर्स की फिटनेस टेस्ट हमने देख ली। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में कुछ काम का नहीं। एक तो कोरोना में वापस सेकंड वेव और लोग ज़्यादा मर रहे हैं वगैरह, बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर याद करो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि अपनी जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास नहीं घूमती है, वो श्रीलंका के लीडर गोटाबाया राजापक्सा के आसपास घूमती है। वो बिडेन से भी बड़ा दुनिया का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट लीडर है, और इसलिए ये UNHRC रेजोल्यूशन में भारत ने जो वोटिंग से एब्सटेन किया, उससे पहले 2009 में क्या किया था, 2012 में क्या किया था, 2013 में क्या किया था, 2017 में क्या किया था, 2014 में क्या किया था, अलग अलग रेजोल्यूशन में इसकी 5000 वर्ड की ये जो सीरीज़ दी गई है उसमें से कुछ भी हमारे लिए काम का नहीं। आगे बढ़ो। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि शेयर बाजार वापस गिर रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। वो वही घूम फिट के वही बात हो रही है, बॉन्ड यील्ड्स जो हमने पिछले ही ये मंगलवार की Win21 सीरीज़ में देख लिया था, नया जानने को कुछ नहीं। पेज 12 पॉलिटिक्स के समाचार में कुछ जानने लायक। पेज 13 बी पॉलिटिक्स में कुछ नया जानने को नहीं। पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़, नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल फायर किए और एक तरह से वो अमेरिका को चुनौती देने की सब कोशिश कर रहा है कि इस पर कैसे USA रिएक्ट करता है, उस हिसाब से वो अपने आगे के जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स प्ले करेगा। या फिर याद करो ये चीन के ऊपर अमेरिका और दूसरे देशों ने जो कुछ सैंक्शंस लगवाए, उइगुर मुस्लिम का अत्याचार हो रहा है, तो चीन वाले ने नॉर्थ कोरिया को थोड़ी चाबी दी होगी कि तुम ऐसा करो ताकि ध्यान यहाँ पर जाए और फिर हम उसको प्रेशराइज करके कुछ और अपने लिए हासिल करें वगैरह। तो ये सब अपने लिए काम का है क्या? नहीं। मीन्स पेपर 2 में स्पेसिफिकली लिखा है इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। अभी एक तो नॉर्थ कोरिया और वो ये करेगा और ऐसा करके वो इसकी गोद में बैठेगा तो उसकी गोद में जो बैठा है वो उतर के हमारी गोद में बैठेगा करके आप सीरीज़ बनाओगे तो भाई उससे पहले ही 250 वर्ड्स में बहुत सारे अच्छे मुद्दे हैं ही जिससे हम इंडिया, चाइना, इंडिया, US, इंडिया, श्रीलंका के बारे में लिख सकते हैं, तो छोड़ो इसे। अमेरिका और ब्रिटेन ने म्यांमार की कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया क्योंकि वहाँ पर धमाल जारी है, और ये सब ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें म्यांमार मिलिट्री जनरल्स के असर शेयर होल्डिंग में पैसा है। कुछ काम का नहीं भाई, हवा में ऐसे ही लिख सकते हैं। जितनी भी यार म्यांमार में धमाल हो जाए तो अमेरिका ने क्या किया, कुछ बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, सैंक्शंस डाले, प्रतिबंध, और उसमें यही सब चीज़ होती है। सुएज कैनाल वो कहाँ है नक्शे पर, कौन कौन से देश है, कौन कौन से समंदर है, वो सब देख लेना। हाँ, तो सुएज कैनाल में क्या प्रॉब्लम आई, एक जहाज़ है एवर गिवन, वो जा रहा था लेकिन अचानक से तेज़ हवाओं के चलते 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड की हवाएं चल रही थी, जिससे ये पूरा एक तरफ बह गया और उसके चलते वो अटक गया है, और उसके पीछे 150 दूसरे जहाज भी अटक गए हैं, जिसके चलते बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सब कार्गो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, तो नॉन IAS एग्ज़ाम में कुछ बार ऐसे समाचार जनरल नॉलेज टाइप के तैयार करने चाहिए। एवर गिवन क्या है, एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया शिप है, या फिर कि सोमालिया के पायरेट्स ने इसको कब्जे में किया है, या फिर कि एवर गिवन ऐसा है जो 100% ऑल उसकी वीमेन क्रू वाला जहाज़ है, या फिर इसकी मदद से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ड्यूरिंग द कोरोना टू अफ्रीकन नेशन जा रहा है वगैरह। तो नाउ यू नो द आंसर, कमर्शियल कार्गोस की जो सुएज कैनाल में अटक गया है। आगे बढ़ते हैं। पेज 15 इकोनॉमी। मित्रों, आपने अपनी कंपनी के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी सब जगह पर लिस्ट करवाने हो ताकि सभी लोग दे दनादन उसकी खरीद बिक्री कर सके, उसके लिए सेबी की अनुमति लेनी होती है, और उसमें सब स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, इतना डिस्क्लोजर और प्रमोटर का इतना शेयर होल्डिंग वगैरह। लेकिन स्टार्टअप कंपनियों को सरलता रहे इसलिए सेबी ने एक इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म यानी IGP फ्रेमवर्क बनाया था। तो वहाँ पर उनके लिए नियम सरल होंगे और आसानी से वो अपने शेयर्स ये सब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा सके। तो 2018 में ऐसे नियम तो बनाए थे, लेकिन अभी तक एक भी स्टार्टअप कंपनी लिस्ट हो नहीं पाई, तो ये नियमों को और ज़्यादा रिलैक्स किया गया है। अब वो क्या नियम है, कैसे काम करते, काम का नहीं, एक लाइन में पता होना चाहिए वो कि इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या है, सेबी के नियम शेयर बाज़ार में अपने शेयर लिस्ट करवाने के लिए, या फिर कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के हैं इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, या तीसरा चौथा, अब आप समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सब कंपनियों पर
नियम लगाए कि आपने कितना पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, उसके सब डिस्क्लोजर दीजिए। ये सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। जब बड़ी चीज़ डेवलप होगी तो देखेंगे। पूरे साल में कौन कौन से शब्दों को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, तो गूगल ने उसकी लिस्ट दी है, तो वो तो आप ऐसे भी तुक्का मार सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ई कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, हाउ टू सेल ऑनलाइन। अब उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कौन सा वर्ड ज़्यादा सर्च किया गया, भाई ये सब असल में पूरी चीज़ काम की है ही नहीं, छोड़ो। ई कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआई नियमों में और संशोधन किया जाए, और ऑयल कंपनियों के टैक्स लगते हैं उस पर और रिफॉर्म्स लिए जाएं। और क्योंकि स्टेट असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, तो सरकार ने ये सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज़रा प्रेशराइज़ किया है, जिसके चलते वो अभी प्राइस बढ़ा नहीं रहे हैं, प्राइस कट कर रहे हैं, जबकि विश्व बाज़ार में तो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी सब चीज़ें इधर उधर की बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं, आगे बढ़ो। पेज 16 स्पोर्ट्स में भी कुछ काम का नहीं। कुछ धमाल प्रदर्शन हुई इधर उधर कि फीफा में नॉर्वे के खिलाड़ियों ने कुछ टी शर्ट ह्यूमन राइट्स के बारे में पहनी और विरोध किया कि कतर में क्यों वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है वगैरह। अगर फुटबॉल आपकी हॉबी है तो इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहिए, वरना कुछ काम का नहीं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर, और तैयार हो जाइए रविवार को पबजी कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़ के लिए, और सोमवार को मृणाल्स मंडे टेस्ट सीरीज़ के लिए, और जीतिए आकर्षक इनाम।